नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर तिवारी है और इस वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता सरोकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। और ये यूपीएससी के आईएएस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले इसकी ऑथेंटिसिटी देख लें कि ये यूपीएससी के आईएएस एग्जाम में या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो प्रश्न है या इस वाले वीडियो की क्या प्रासंगिकता है, उसके बारे में हम पहले विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि आप निबंध वाले पेपर में देखेंगे तो महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित या स्वास्थ्य के आधारिक संरचना से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कई बार हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन या वीमेन हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम जीएस पेपर 1 में आएंगे, सामान्य अध्ययन 1 या जनरल स्टडीज़ 1 पेपर में, तो सामाजिक पहलू या कहें कि इंडियन सोसाइटी नाम का एक टॉपिक पढ़ता है या पूरा सब्जेक्ट पढ़ता है। उसमें महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन से संबंधित एक टॉपिक है। इसके अलावा जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे करके भी इसी में ही है। गरीबी और विकासात्मक विषय, ये जो कुछ टॉपिक हैं ये इंडियन सोसाइटी में करके जीएस पेपर 1 में पूछे जा सकते हैं, तो इस लिहाज से ये वीडियो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि जीएस पेपर 2 में देखें तो उसमें जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं इन सब से रिलेट करके हम देख सकते हैं। इसके अलावा जीएस पेपर 2 में ही सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस नाम का एक पूरा सब्जेक्ट है। इसमें एक टॉपिक है केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। तो इस टॉपिक से हम रिलेट करके वी कैन स्टडी दिस वीडियो। इसके अलावा मानव संसाधनों से संबंधित विषय करके है जीएस पेपर 2 में। फिर जीएस पेपर 3 में आएंगे तो आर्थिक विकास करके जो इसमें दिया गया है, इसमें एक है समावेशी विकास। इसके अलावा सीधा सीधा एक टॉपिक अगर हम जीएस पेपर 2 में ही फिर से जाकर देखें तो स्वास्थ्य करके एक पूरा टॉपिक ही, हेल्थ इश्यूज पे पूरा एक टॉपिक ही है, तो इन सब से हम रिलेट करके पूरा पूरा देख सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई ऑप्शनल लिया हो, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी या सोशियोलॉजी लिया हो, तो उसके लिए भी तो ये महत्वपूर्ण है ही है। ओवरऑल पूरी की पूरी जानकारी बढ़ाने के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इससे पहले आप यदि कॉपी पेन ना लिए हों तो कृपया करके उसको ले लीजिए और कोई इंपॉर्टेंट बिंदु, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यदि हो तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा यदि उनको इस वीडियो से कुछ लाभ मिलता हो या आपको कुछ लाभ मिला हो तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता सरोकार से संबंधित ये वीडियो है। थोड़ी सी लंबी ये वीडियो हो सकती है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको 5 मिनट में 10 मिनट में समाप्त कर दिया जाए। चूँकि आप देख रहे हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये टॉपिक एक बहुत बड़ा एरिया जो है कंट्रीब्यूट करता है। हर साल 1 प्रश्न या 2 प्रश्न महिला स्वास्थ्य से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं और निबंध में तो अक्सर वीमेन इश्यूज़ पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें हम कुछ चीज़ों को कोट करके इसको देख सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, 40-45 मिनट, 1 घंटा की भी हो सकता है, तो उसके लिए आप क्षमापूर्वक आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और नोट कर सकते हैं चीज़ों को। भारत यानी इंडिया जो है वो दुनिया के उन गिने-चुने राष्ट्रों में शामिल है जहां पुरुषों और महिलाओं की जन्म के समय संभावित आयु लगभग एक समान है। यानी जन्म के समय भारत की जो संभावित आयु है वो लगभग समान है। यानी पुरुषों की या महिलाओं की जो आयु होती है, संभावित आयु, कितने साल तक वो जीवित रह सकते हैं, कह लें जीवन प्रत्याशा जो होती है वो लगभग लगभग समान रहती है। अगर विश्व बैंक की रिपोर्ट देखें जो कि 2015 में आई थी, तो उस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में जन्म के समय पुरुषों की संभावित आयु जो है वो 67.46 वर्ष, यानी हम मोटी मोटा कह लें 67.5 वर्ष है। जबकि महिलाओं की जो है वो 69.83 वर्ष है, 69.83 ईयर्स। आप देख सकते हैं कि पुरुषों की संभावित आयु अगर हम निकटतम मान के रूप में देखें तो 67 साल है, जबकि महिलाओं की 70 साल है। यानी अंतर कितना है? 3 साल का अंतर है। यानी कि महिलाएं औसत रूप से 3 साल ज़्यादा जीवित रहती हैं। इसके भी बहुत सारे सामाजिक पहलू हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि पुरुष और महिला में पुरुष की मृत्यु जो है वो लगभग पहले हो जाती है।
और महिला को अपना जीवन काफ़ी समय तक अकेले भी गुजारना पड़ता है। तो इस कारण से उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो अपेक्षाकृत पुरुषों से ज़्यादा होती है। और भी बहुत सारे कारण हैं और कुछ तो ऐसे भी सोशल इश्यूज़ हैं कि अगर जन्म के समय जो बच्चियों को मार देने वाली कुप्रथा बहुत सारे इलाकों में चलती है, ऐसे भी जिसमें हमको प्रमाण भी दिखते हैं कि भ्रूण हत्या जैसे अपराध हो जाते हैं या अन्य जैसे बच्चियों से तरह-तरह का भेदभाव होता है, दहेज प्रथा से रिलेटेड चीज़ें हो गई। तो देयर कैन बी सो मैनी थिंग्स दैट बिकॉज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं की जो स्थिति है स्वास्थ्य में या जीवन प्रत्याशा में वो कम हो जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख रहे हैं जो संभावित आयु है वो पुरुषों की 67 है जबकि महिलाओं की 70 है। इन सब के बावजूद भी बालिकाओं या कह लें महिलाओं में मृत्यु दर जो है वो ऊंची है। आप देख रहे हैं संभावित आयु जो है वो 70 साल है महिलाओं की, जबकि पुरुषों की 67 साल है। लेकिन इसके बावजूद बालिकाओं की मृत्यु दर ऊंची है, खास तौर पर जीवन के बाल्य अवस्था में यानी छोटी अवस्था में। और दूसरी कब स्थिति होती है जब उनकी मृत्यु दर अधिक हो जाने की संभावना बढ़ती है, प्रजनन प्रजनन काल के समय यानी कि रिप्रोडक्शन साइकिल के पीरियड में उनकी मृत्यु दर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और प्रजनन काल कब से कब तक चलता है, तो 15 साल की उम्र से 45 साल की उम्र तक प्रजनन काल माना जाता है। तो ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि 15 से 45 साल के बीच में प्रजनन काल के समय और जीवन के बाल्य अवस्था में बचपना में बालिकाओं की मृत्यु दर की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद भारतीय महिलाओं का स्वास्थ्य और खुशहाली समाज में उनके स्तर से स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई है। किसी भी समाज में यदि खुशहाली को नापना है, किसी भी देश की प्रगति को नापना है, तो हमें वहाँ की महिलाओं की स्थिति जो है उसका आकलन करना पड़ेगा। तब हम बता सकते हैं कि देश की हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, हैप्पीनेस की स्थिति क्या है। तो अभी तक आपको दो फैक्ट मिल गए होंगे। पहला ये कि 2015 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो पुरुषों की संभावित आयु 67.46 ईयर्स है, जबकि महिलाओं की संभावित आयु 69.83 ईयर्स है। लेकिन महिलाओं की जो मृत्यु दर है वो दो समयों में ज़्यादा हो जाती है, एक उनके बाल्यावस्था में और दूसरा प्रजनन काल जो कि 15 से 45 साल के बीच में माना जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्वास्थ्य जो है हेल्थ वो बुनियादी मानवाधिकारों में से एक है, जो बिल्कुल बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं, फाउंडेशनल ह्यूमन राइट्स, उनमें से एक माना जाता है हेल्थ को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 47 में अगर देखा जाए तो उसमें भी कहा गया है कि राज्य यानी कि स्टेट अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ के सुधार को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। और राज्य विशेष तौर पर मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग रोकने का प्रयास करेगा, या कहने उसके उपभोग को रोकने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 47 जो कि डीपीएसपी में आता है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 47 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। समाज में महिलाओं के दर्जे से संबंधित अनुसंधान अध्ययनों में बताया गया है कि परिवार के कल्याण के लिए भारतीय महिलाओं द्वारा किए जाने वाले योगदान की अनदेखी ही नहीं की जाती, बल्कि सभी उम्र की महिलाओं को परिवार के लिए आर्थिक बोझ माना जाता है। हमारे देश में आज के परिदृश्य में भी लोग परिवार में बेटे या कहें बेटों के होने को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करेंगे। लिंग यानी जेंडर के आधार पर बच्चों में इस तरह का भेदभाव और बेटियों के विवाह के लिए दहेज का बढ़ता खर्च, इन सबको जुटाने की जुगत में कभी कभी बेटियां कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। इतना ही नहीं, लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा का स्तर भी अक्सर निम्न रह जाता है। उनको व्यावसायिक कौशलों यानी कि प्रोफेशनल जो स्किल्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी मामूली ही होती है और उनमें अवेयरनेस की कमी होती है।
इतना ही नहीं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उसमें उनकी ह्यूमन जो रिसोर्स है उनमें उनकी भागीदारी बहुत कम होती है, और जो होती भी है वो अक्सर बहुत कम मजदूरी या कहें कभी कभी बिना मजदूरी के ही होती है। महिलाओं को स्वायत्तता की कमी से भी दो चार होना पड़ता है। परिवार में स्वायत्तता की कमी, समाज में स्वायत्तता की कमी, उनको अपने डिसीजन मेकिंग में उनको साथ न लेने की कमी, तो स्वायत्तता की कमी उनको कई बार देखनी पड़ती है। उन्हें सबसे पहले अपने पिता यानी कह लें कि भाई उनके नियंत्रण में रहना होता है। उसके बाद जब उनका विवाह हो जाता है तो वो अपने पति के नियंत्रण में रहती हैं, और अंत में उन्हें अपने बेटों के इशारों पर जीना होता है। तो ये महिलाओं की स्थिति आप खुद अगर देखें, आपको लग रहा होगा थोड़ी सी बुरी बात है, बढ़ा चढ़ा के बोली जा रही है बात, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप गांव में सर्वेक्षण करें तो आपको बहुत सारे ऐसे घर मिल जाएंगे जहां पर ऐसा होता है कि लड़की जब तक अपने बाल्यावस्था में होती है वो अपने भाई या अपने पिता के चंगुल में या कहने उसके गिरफ्त में या उसकी नज़र में रहती है। स्वायत्तता नहीं रहती, खुलापन, एक जो फ्रीडम होता है उसकी कहीं ना कहीं बाधा हो जाती है, और इसके भी अनेक कारण हैं। और महिलाओं के खराब स्वास्थ्य का असर न केवल उन पर पड़ता है बल्कि संपूर्ण परिवार का स्वास्थ्य और खुशहाली इससे प्रभावित होती है। खराब स्वास्थ्य और कुपोषण की समस्या बड़ी जटिल, बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल और अक्सर अनेक पीढ़ियों को प्रभावित करने वाली होती है। अल्प पोषित और कुपोषित महिलाओं के उनके जो शिशु होते हैं उनके जन्म के समय वजन सामान्य से कम होने की आशंका रहती है। इस तरह की महिलाओं के समय से पहले पैदा हुए शिशु भी उसी गर्भावधि की सामान्य महिलाओं के शिशुओं की तुलना में कम वजन वाले होते हैं। किस प्रकार से एक अल्प पोषित माँ जो होती है उसकी जो बच्ची या उसका जो संतान होती या होता है वो एक कुचक्र में किस प्रकार से फंस जाता है, वो इस वाले आर्टिकल में आपको समझ में आएगा कि उनके जो जीवन प्रत्याशा है क्यों घटती चली जाती हैं और इससे उनके जीवन में क्या क्या परेशानियां, क्या क्या कुचक्र बन जाता है। अगर एक अस्वस्थ और कुपोषित महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो न केवल उसके शरीर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका भंडार खत्म हो जाता है, यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। जब जैसे गर्भवती कोई महिला होगी तो उसके अंदर में जो पोषक तत्व हैं उसकी धीरे धीरे कमी हो जाती है। इसके अलावा जो भ्रूण है उसमें भी ये खत्म होने लगते हैं। अगर भ्रूण बालिका है तो उसका जन्म कई कमियों के साथ होता है, जैसे जन्म के समय कम वजन और शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी हो सकती है, बल्कि उसे अपने कमज़ोर और अल्प पोषित माता से पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, क्योंकि उसकी माँ पहले से ही अल्प पोषित है तो बच्ची को भी ठीक प्रकार से पोषण नहीं मिल पाता है। इसके परिणाम स्वरूप उसके विकास और बढ़वार यानी ग्रोथ जो है, चाहे वो शारीरिक ग्रोथ हो चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो, दोनों पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। कुपोषित माता के जन्म के समय कम वजन वाली बेटी अक्सर रुकी हुई बढ़वार वाली या कहें कुपोषित किशोरी के रूप में बड़ी होती है और बाद में कुपोषित महिला बनती है। यानी एक कुपोषित माँ अपनी बच्ची को कुपोषण के रूप में पैदा करी, वही कुपोषण वाली बच्ची जब धीरे धीरे बड़ी होगी उसका ग्रोथ हो नहीं पाएगा तो वो जो बच्चा पैदा करेगी तो उसका भी ग्रोथ ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। यानी आने वाले समय में वह जब माँ बनती है तो वह दूसरी पीढ़ी में जन्म के समय कम वजन वाले शिशु को जन्म देती है। इससे ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि अल्प पोषण की समस्या का सामना जो भी माता कर रही है उसके कोख में पल रहे शिशु पर पोषण की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था या स्तनपान कराने के दौरान क्या उसके ऊपर स्थिति होती है, इसका असर
पूरे जीवन काल में पोषण और स्वास्थ्य के स्तर पर कई पीढ़ियों तक पड़ता है और इस तरह कुपोषण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होने वाला कुचक्र शुरू हो जाता है। किशोरावस्था में यानी बाल्यावस्था कह लें, उस समय में गर्भ धारण करने पर यह कुप्रभाव और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि किशोरावस्था में माता बनी लड़कियों को अपने खुद के विकास के साथ साथ कोख में पल रहे भ्रूण का बोझ भी उठाना होता है और इस तरह जो शिशु पैदा होता है उसकी स्थिति और भी खराब होती है। अल्प पोषण या कहें बीमारी का व्यक्तिगत स्तर के साथ ही पीढ़ीगत असर भी एक साथ पड़ता है, जिसके गंभीर दुष्परिणाम होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि एक अल्प पोषित माँ जो है वो जन्म के समय कम वजन या अपरिपक्व शिशु को जन्म देती है। इससे नुकसान क्या होता है कि कम उम्र में और बार बार गर्भधारण करती हैं। इसके कारण से ऐसा होता है कि ये इक्वेशन बनता है कि अल्प पोषित माता जन्म के समय कम वजन वाले या अपरिपक्व शिशु को जन्म दें। इसके कारण क्या क्या है कि कम उम्र में और बार बार गर्भधारण कर रही है, इसके कारण हो सकता है। या दूसरा, बच्चों के जन्म के बीच सही अंतर ना होने से भी ऐसा हो सकता है। शारीरिक थकान और पोषक तत्वों के भंडार का खत्म होना भी इसका कारण हो सकता है। चौथा, गर्भावस्था के दौरान अपर्याप्त देखभाल। या पांचवा, कोख में पल रहे भ्रूण को पर्याप्त पोषण ना मिलना। तो इन 5-6 कारणों की वजह से अल्प पोषित माताएं जन्म के समय कम वजन या अपरिपक्व इमेच्योर चाइल्ड को जन्म देती हैं। और फिर वही अपरिपक्व शिशु जो है वो क्या होगा कि अज्ञानता या जागरूकता का अभाव उसके अंदर में होगा, बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं हो पाएगा, शिशु और छोटे बच्चों को स्तनपान कराने और खिलौने के अनुचित तरीके से वो जूझेंगी, अपर्याप्त आहार मिलेगा, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिल पाएगा, गंभीर बीमारियां और संक्रमण जैसे एनीमिया यानी खून की कमी हो जाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगा, अपर्याप्त शिक्षा होगी, स्त्री पुरुष में बहुत ज़्यादा भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन होगा। इसके कारण से अपर्याप्त पोषण, अनभिज्ञ और खतरे की आशंका वाली किशोरियां पनपेंगी यानी बड़ी होंगी। उनका खराब डाइट, क्वालिटी और मात्रा दोनों में ही खराब डाइट होगा, जल्दी शादी करा दिया जाएगा, 18 साल होते 20 साल होते फटाक से उनकी शादी करा दी जाएगी, लड़का देखा जाएगा और जल्दी जल्दी और बार बार गर्भधारण करवाया जाता है या करती हैं। और बच्चों के जन्म में कम अंतराल होता है, गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त देखभाल नहीं हो पाता है, एनीमिया, शारीरिक तनाव, इन सब के कारण से क्या होता है माताएं अल्पपोषित हो जाती हैं और धीरे धीरे ये पीढ़ीगत कुचक्र जो है वो फैलता चला जाता है। ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं वो इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ मानी जाती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो होती हैं वो न केवल अपने घरों के प्रबंधन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, बल्कि जो एग्रीकल्चर होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है, उनमें भी उनकी बहुत ही अहम भूमिका होती है। इसीलिए जो वीमेंस हैं उनका स्वास्थ्य परिवार और समुदाय का सरोकार होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा यानी डेफिनेशन जो बताई गई है उसमें क्या कहा गया है कि स्वास्थ्य मात्र रोग या दुर्बलता का ना होना ही नहीं है। जो स्वास्थ्य है, देखिए ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है कि स्वास्थ्य मात्र रोग या दुर्बलता का ना होना ही नहीं है, बल्कि यह पूर्ण शारीरिक और मानसिक सामाजिक आरोग्य की स्थिति का नाम है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन और आपको बताएं तो यहाँ देख सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार हाइजीन मतलब कि जैसे साफ सफाई ये सब चीज़ होता है, यानी पीरियड्स के समय जो साफ सफाई होता है या अन्य समयों में जो साफ सफाई होता है तो वो हाइजीन हो गया। तो WHO के अनुसार हाइजीन या आरोग्य का संबंध ऐसी स्थितियों, तौर तरीकों से है जो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करते हैं और बीमारियों के फैलाव को रोकते हैं, यानी कि जो संक्रामक जो रोग होते हैं उनके फैलाव को रोकते हैं। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस हो गया या टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, इस प्रकार के जो संक्रामक रोग हैं तो उसको रोकता है। क्या चीज़ रोकता है? हाइजीन यानी स्वच्छता पे हमने बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनाए हैं। यू कैन चेक आउट दोज वीडियोस एंड कैन बेनिफिटेड फ्रॉम दैट।
व्यक्तिगत हाइजीन जो होता है यानी पर्सनल हाइजीन का मतलब है शरीर की स्वच्छता बनाए रखने। शरीर की स्वच्छता जो बनाए रखना है दैट इज कॉल्ड पर्सनल हाइजीन। आप ये समझ लीजिए कि हेल्थ जो है ना एक बहुआयामी स्थिति है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाएंगे, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरीके से, चाहे वो है फिजिकल हो, मेंटल हो या सोशल हो, तीनों तरीके से आरोग्य की स्थिति अगर हम बनाएंगे तभी WHO के अनुसार एक हेल्थ या हेल्दी सोसाइटी या हेल्दी वीमेन का हम कह लें उनका विकास कर पाएंगे। अच्छा स्वास्थ्य जो होता है वो सुनिश्चित करने के लिए इसके विभिन्न आयामों जो मल्टी डायमेंशनल हो सकते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक या सामाजिक, भावनात्मकता, आध्यात्मिक, व्यावसायिक और राजनीतिक के बीच लगातार पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया होती रहनी चाहिए। महिला स्वास्थ्य का संबंध चिकित्सा विज्ञान की उस शाखा से है जो महिलाओं के शारीरिक और मानसिक आरोग्य को प्रभावित करने वाले रोगों या स्थितियों के उपचार यानी उसके रेमेडीज निदान पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं। माताओं का अगर खराब स्वास्थ्य और कुपोषण होगा तो उससे जच्चा बच्चा जो होंगे ना उनकी मौत के सबसे बड़े कारणों से एक बन जाता है। इसलिए माताओं की उचित देखभाल और उनकी जो न्यूट्रिशन है उसकी स्थिति में सुधार करना पड़ेगा, और ख़ासतौर पर गर्भावस्था और शिशु को स्तनपान कराने की समय ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि माताओं का ध्यान रखा जाए। जब शिशु को गर्भ में धारण करना और प्रसव के बाद उसकी परवरिश के अलावा ग्रामीण महिलाएं अनेक भूमिकाएं निभाती हैं। केवल यही काम नहीं होता है कि बच्चा पैदा करना, इट्स नॉट दैट्स नॉट इनफ। इससे आगे उनकी रोल है। महिलाओं का अच्छा स्वास्थ्य और उनके पोषण का उपयुक्त स्तर बनाए रखने में उनके सही स्वास्थ्य, आरोग्य और साफ सफाई जो हाइजीन है उससे संबंधित तौर तरीकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे उनके परिवार जो है, फैमिली, उनके स्वास्थ्य और जो सोशियो इकोनॉमिक स्तर है उसको ऊंचा उठाने के साथ साथ पूरे सोसाइटी के हेल्थ और सोशियो इकोनॉमिक दर्जे को सुधारने में मदद मिलती है। जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उद्धृत किया गया है एक नारा, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक माता और शिशु का जीवन बहुमूल्य है। ये किसके द्वारा कोट किया गया? तो WHO के द्वारा। और WHO ने अगर ये चीज़ कोट किया है तो उसका बहुत बड़ा मीनिंग है। यह नारा महिलाओं और बच्चों के हेल्थ को जनरल रूप से जो पुअर कैटेगरी है या कह लें कि इलिटरेट कैटेगरी है उसमें रहने वाली ग्रामीण महिलाओं के साथ साथ उनके कुपोषित बच्चों को लेकर जो इंटरनेशनल कल्याण एजेंसियां हैं उनको गंभीरता को खास तौर पर रेखांकित करने के लिए ये चीज़ कहा गया है। सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 2015 में बनाया गया था, दुनिया के लगभग सभी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे और करीब करीब 150 से ऊपर उसके उप क्षेत्र या कहें कि उप लक्ष्य बनाए गए थे, जिसमें अगर हम SDG 3 की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, उसमें सभी उम्र के सभी लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और खुशहाली को बढ़ावा देने की बात कही गई है। सभी उम्र के सभी लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और खुशहाली को बढ़ावा देने की बात कही गई है, किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। और मुझे ध्यान आ रहा है कि यूपी PCS, उत्तर प्रदेश के PCS एग्ज़ाम में शायद 2019 के 20 वाले एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ लिया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4 है या 5, 6 है ये किससे संबंधित है। ऐसे ही पूछ सकता है कि SDG 3 किससे संबंधित है, तो ये सभी उम्र के सभी लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और खुशहाली को बढ़ावा देने की बात कही गई है SDG 3 में। स्वास्थ्य यानी हेल्थ का सर्वोच्च जो उसका मैक्सिमम लेवल है उसको यदि हमें फाइंड आउट करना है तो उसको प्राप्त करने योग्य जो मानदंड हासिल करने का प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है।
every citizen has foundational right to achieve that maximum level of health facilities। लेकिन जो लिंग आधारित भेदभाव इस अधिकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाते हैं। स्वास्थ्य के अधिकार यानी कि राइट टू हेल्थ फैसिलिटीज़, इसको प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि स्वास्थ्य प्रणालियाँ महिलाओं या कहें कि बालिकाओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील यानी सेंसिटिव हों और उच्च गुणवत्ता वाली, विस्तृत तथा आसानी से उपलब्ध सेवाएं जो है उसको उपलब्ध कराएं, तब जाके SDG 3 को प्राप्त किया जा सकता है। समुन्नत यह कहें कि सुधरी हुई स्वच्छता सुविधा की वैश्विक परिभाषा के अनुसार यह ऐसी सुविधा है जिसमें मानव मल को मनुष्यों के संपर्क में आने से रोकने के लिए उसे आरोग्यपूर्ण तरीके से अलग करने की व्यवस्था की जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या कहें यूनिसेफ 2015 में ये बात कही गई थी कि सुधरी हुई स्वच्छता सुविधा ये क्या होती है। व्हाट इज सुधरी हुई स्वच्छता सुविधा? मतलब ये है कि मानव मल को मनुष्यों के संपर्क में आने से रोकना, यही है सुधरी हुई स्वच्छता सुविधा। ये कहा गया था, WHO ने इसको कहा है, यूनिसेफ ने इसको कहा है 2015 में। संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, जिसको आम सभा भी बोल सकते हैं, जनरल असेंबली बोलते हैं या शॉर्ट में GA बोल देते हैं, उसके प्रस्ताव 71/222 में घोषणा की गई है कि महत्वाकांक्षी 2030 एजेंडे के प्रत्युत्तर में सहयोग यानी कोऑपरेशन, साझेदारी और क्षमता विकास को बढ़ावा देने के लिए 2018 से 2028 की अवधि को सतत विकास के लिए जल, क्या चीज़, सतत विकास के लिए जल, ये 2018 से 2028 तक की अवधि के लिए कही गई है। सतत विकास के लिए जल यानी कि वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दशक घोषित कर दिया गया है। तो जल की कितनी बड़ी उपयोगिता या अहमियत है वो इस बात से आप लगा सकते हैं कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय दशक ही सतत विकास के लिए जल थीम पर बेस्ड है। जो क्लीन वाटर है, स्वच्छ पेयजल, वो अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका अभाव या फिर कहें इसकी कमी जो हुई वो दुनिया भर के परिवारों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी और आजीविका पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। जहां पानी बहुत ज़रूरी है, वहीं स्वच्छता से माहौल को प्रदूषण मुक्त बनाकर मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा में भी मदद मिलती है। सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विश्व समुदाय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और जल तथा स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों या कार्यक्रमों के लिए क्षमता निर्माण करने के साथ साथ जल और स्वच्छता प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों की मदद को वचनबद्ध है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, लक्ष्य 6 जिसको बोलते हैं SDG 6, हासिल करने के लिए सभी राष्ट्रों ने 2030 तक स्वच्छ पेयजल को सर्वसुलभ बनाने और प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त साफ सफाई और स्वच्छता का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये किसमें है? SDG 6 में ये बात कही गई है। क्या चीज़? स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई की बात। जबकि SDG 3 में क्या कहा गया है कि सभी उम्र के सभी लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। सुधरे हुए जल स्रोतों तक पहुंच वाले भारतीय परिवारों की कुल संख्या में बढ़ोतरी हुई है और ये 1992-93 में 68% थे। अगर 1992 या 93 में देखें तो 68% ऑफ पीपल जो भारतीय परिवार हैं उन तक जो सुधरा हुआ जल है यानी साफ सुथरा जल स्रोत है उसकी तक पहुंचते 68% लोगों को। लेकिन 2015-16 में देखा जाए तो ये बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, कितना? 90% हो गया है। अभी साफ सुथरे जल के स्रोत तक 90% ऑफ पीपल का रीच हो गया है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 2015-16 में 63% ग्रामीण परिवार और लगभग 20% शहरी परिवार इन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति देखें 1983 में जो लागू की गई थी, जो कि 2017 में पुनर्गठन उसका किया गया। तो इस NHP यानी नेशनल हेल्थ जो पॉलिसी है उसका उद्देश्य क्या है?
उसका उद्देश्य संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली को नया रूप देने में सरकार की भूमिका की जानकारी देना, उसे स्पष्ट करना, सुदृढ़ करना और उसकी प्राथमिकताएं निर्धारित करना है, ताकि इसके लिए सभी आयामों जैसे स्वास्थ्य संबंधी निवेश, यानी कहने कि जो हेल्थ इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सुसंगठित करना, बीमारियों को रोकथाम और विभिन्न क्षेत्रों के बीच उचित समन्वय से स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, उच्चीकृत टेक्नोलॉजी का उपयोग, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को सुदृढ़ करना और स्वास्थ्य बीमा को इसके दायरे में लाना है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने समन्वित कार्रवाई से जनता के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्राथमिकता के क्षेत्रों को भी पहचान कर ली है। जैसे क्या प्राथमिकता है? स्वच्छ भारत अभियान हो गया, संतुलित स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम, तंबाकू, शराब और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की समस्या पर ध्यान देना है। तो ये सब जो राष्ट्रीय हेल्थ पॉलिसी है उसका उद्देश्य है। निर्भया नारी या कहें महिलाओं के प्रति हिंसा के खिलाफ कार्यवाही करना, तनाव कम करना और कार्यस्थल पर सुरक्षा में सुधार करना, घरों के अंदर और बाहर प्रदूषण कम करना, ये सब एनएचपी के उद्देश्य हैं। स्वास्थ्य प्रणाली यानी कि हेल्थ सिस्टम जो है उसको सुदृढ़ करने के कार्यक्रमों में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, लक्ष्य कार्यक्रम जैसे प्रसूति गृह गुणवत्ता सुधार पहल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये सब शामिल किए गए हैं। सभी को स्वच्छता के दायरे में लाने के प्रयासों को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण भारत में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है 2019-20 तक देखें तब तक। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 की गई थी और 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को ओडीएफ यानी ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया था। भारत के करीब 6 लाख गांव जो हैं अपने आप को ओडीएफ घोषित कर दिए थे। इस पर हमने एक बहुत ही विस्तृत वीडियो बनाया है, ओडीएफ से निपटने में क्या चुनौतियां हैं इससे रिलेटेड, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को। तो 10 करोड़ शौचालय बनाए गए थे पहले वाले फेज़ में। दूसरे फेज़ की शुरुआत की गई थी 2019-20 से 2024-25 तक दूसरे फेज़ की शुरुआत की गई है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। तो स्वच्छ भारत मिशन में ये 10 करोड़ शौचालय बने हैं। इसके अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर यानी 2 अक्टूबर 2019 को देश के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने को खुले में शौच की बुराई से मुक्त घोषित कर दिया है, ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया है। इसके अलावा खुले में शौच न करने की आदत को चिरस्थायी बनाने, किसी को भी इसके दायरे से बाहर न होने देने तथा ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन की सुविधा को आसानी से सर्वसुलभ बनाने के लिए मिशन का दूसरा चरण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ओडीएफ प्लस शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत खुले में शौच न करने की आदत को मजबूत करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के सुरक्षित प्रबंधन के उपायों पर उचित जोर दिया जा रहा है। कूड़े कचरे का ठीक तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक सुविधा का ध्यान रखते हुए आसानी से पहुंचे जा सकने योग्य स्थानों पर जगह जगह कूड़ेदान रखे जा रहे हैं। स्वच्छता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। स्वच्छ भारत अभियान खुले में शौच की आदत को समाप्त करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू किया गया एक अभियान है और अभियान का पहला चरण अक्टूबर 2019 में ये पूरा कर लिया गया था और फिर से उपयोग में लाने के लिए यानी उसको रेट्रोफिट कराने के लिए दूसरा चरण शुरू किया गया है 2020-21 से 2024-25 तक। इसके दौरान क्या किया गया है कि जैसे रेट्रोफिटिंग हो जाएगी, एक गड्ढे वाला टॉयलेट है तो उसको 2 गड्ढे में कर दिया जाएगा, तो ये सब बातें की गई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का उद्देश्य देश की ग्रामीण जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है और नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य कारगर तरीके से पवित्र गंगा नदी में प्रदूषण दूर करना, नदी का संरक्षण और इसमें नए जीवन का संचार करना है।
महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता सरोकार से संबंधित ये जो वीडियो है, इसको 2 पार्ट में बनाना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वाले में इतना ही, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके आगे का हिस्सा होगा। तो यू कैन check out the next video in the description box. Thanks for watching till the end. Namaskar.